अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई और प्यारी सी सुबह के साथ करते हैं अपने जो है रिएक्शन का आगाज़। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं हैं। अल्लाह ताला पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये जो हालात चल रहे हैं इन सब से सबको खैरियत आफियत से निकालें और सबके घरों को शाद व आबाद रखे और सबको खुशियाँ नसीब करे। अच्छा फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैंने देखा व्लॉग। आप सब जानते हैं नैनो का, नीनो का पता नीनो कहते हैं आप लोग, नैनो कहते हैं। तो नीनो का मैंने व्लॉग देखा है सुबह सुबह और मैंने देखा उसके अंदर जी नीनो जो है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। उसने रेंट पे दूसरा घर ले लिया है और वहाँ वो सफाई कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि नीनो जो है वो इतनी अपनी बड़ी सारी छोटी सी और मोटी सी बॉडी के साथ लगी हुई थी, काम कर रही थी। और अल्लाह करे कि नीनो आपको ऐसे ही अक्ल आए, आपको पता लगे कि औरत जो है वो कैसे काम करती है, घर को कैसे संभालती है। और पूरे इसके जब से इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है या जब से मैंने देखा, जब जब तो इसकी व्लॉगिंग के अंदर फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये अपने घर की ज़रूरतों की चीज़ें भी ले रही है। जैसे कि एक औरत जाती है और वो ख़रीदती है सफाई की चीज़ें जो हैं, क्लीनिंग का सामान सारा, वो चीज़ें भी ख़रीदती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक तो ये कि इसकी अम्मी अब इसके साथ हैं तो वो थोड़ा बहुत इसको सिखा रही हैं, वरना अभी तक ये ऐसे रहती थी जैसे कि छड़े छांड रहते हैं, ऐसे ही कहा जाता है पाकिस्तान में। तो खैर बैचलर्स की तरह ये अभी तक रह रही थी। इसने बाहर ठेलों से खाना और घर आके सो जाना। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ इसको कहूँगी कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी इसके घर का मैट्रेस एक वीडियो में देखा था। ये बेडशीट चेंज कर रही थी, इसके मैट्रेस के ऊपर इतने बड़े बड़े सारे दाग हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अल्लाह माफ़ करे। एक तो वो जो है वो जरासीम सा लगता है, गंदगी सी फील आती है। और दूसरा ये कि वैसे होता भी गंदा ही है, आँखों को भी बुरा लगता है। तो अपने मैट्रेस के लिए कोई कवर ख़रीद लें, बने हुए कवर मिलते हैं, अपने मैट्रेस का कोई कवर ले लें ताकि अगर आप बेडशीट भी चेंज करें तो बुरा नहीं लग रहा हो देखने में, ठीक है। सफाई की तरफ आएँ, ठीक है। बेड कवर्स होते हैं, अंदर से जो है मैट्रेस कवर्स होते हैं, पिलो के अंदर वाले कवर्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को नीट एंड क्लीन होना चाहिए एक अच्छी औरत के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि इसने अपना घर लिया तो मैं इसको ये कहूँगी कि बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे कि ये अच्छा साबित हो आपके लिए। और जैसे आप चाहती हैं कि आपके घर में सुकून हो, खुशी है, तो अल्लाह आपको अक्ल दे, शऊर दे, आप दूसरों के घरों में भी सुकून छोड़ें और अपनी चुन्नी मुन्नी से अक्ल को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्लॉगिंग में इस्तेमाल करें। बाकी जो काम है वो सारे छोड़ दें, जिनमें चुगलियाँ होती हैं, यहाँ की बात वहाँ करनी होती है, उन चीज़ों को छोड़ दें तो आपकी व्लॉगिंग बाकी बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छा, और हाँ, एक चीज़ और भी मैं कहूँगी कि जब आप इस घर में आ गई हैं और थोड़ा बेहतर घर है इन फ्यूचर अल्लाह सबको जो है जिनके अपने घर नहीं हैं उनको अपने घर दे, जिनके अपने घर हैं अल्लाह उनको मज़ीद भी तरक्कियाँ दे और अपने घर आबाद रखने की तौफ़ीक दे। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी इनको कि आप वो वक्त ज़रूर याद कीजिएगा जब आप जॉबलेस थीं और आपके हालात अच्छे नहीं थे और आप कैसे कैसे सितारा की सपोर्ट से और अपनी स्ट्रगल, दोनों चीज़ें मैं कहूँगी, उसमें सितारा की सपोर्ट ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग भी हर एक के चैनल पर नहीं जाते, लेकिन सितारा के थ्रू आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग आए थे। तो इस चीज़ को कभी भी ना भूला करें और सितारा के सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर याद रखा करें क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, आप समझ रही होंगी इस चीज़ को। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपने घर को तवज्जो ज़रूर देना और हो सकता है, मुझे लगता है इन फ्यूचर कि आप भी जो है अनुषा लोगों के घर की तरह अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, अनुषा ने अभी तक मैंने नहीं देखा कि उसने अपने घर की क्लीनिंग करते हुए दिखाई हो या कुछ भी, लेकिन उसकी व्लॉगिंग में पता चलता है कि वो लोग जो अपने घर को कितना प्यारा साफ़ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। उनका व्लॉग देख कर ना अच्छी सी फ्रेश वाइब्स आती हैं और उम्मीद है कि आप भी यही सब कुछ करेंगे क्योंकि अभी तक बुरा आपको लगेगा लेकिन लगना नहीं चाहिए। जो सच है, जो रियलिटी, वो बता रही हूँ, गालम गलोच नहीं करती, आपको पता है। तो आपके व्लॉग्स के अंदर से ना एक ऐसी चीज़ फ़ील होती है जैसे बस सब कुछ गंदा संदा है और आप ऊपर से टीप टाप करके तो बाहर चली जाती हैं। आप ख़ुद भी अपनी भी नीटनेस का इतना ख़्याल ऐसा लगता है कि नहीं रखती और फैमिली भी कभी मतलब घर का भी इतना नहीं रखती। फ्रेशनेस और जो है ना फ्रेश वाइब्स नहीं फ़ील हो रही होती, कुछ गुड वाइब्स नहीं फ़ील हो रही होती, तो थोड़ा चेंज करें, ठीक है। ज़्यादा डीप
क्लीनिंग करें अपने घर की और अपनी भी। और नूशा के ब्लॉग में ये है कि जिस दिन वो अपना ब्लॉग दिखाती है उसकी अम्मी दिखती हैं, उसकी बहन दिखती है और घर के कुछ और हिस्से दिखते हैं, किचन वगैरह दिखता है, तो बड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा होता है सारा कुछ, तो वो अच्छा लगता है। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं हम रुबीना आंटी की। जी, रुबीना आंटी को ऑफ़र की गई थी लैला की तरफ से सऊदी आने की, लेकिन रुबीना आंटी ने उसको एक्सेप्ट आई थिंक कर भी लिया था, क्योंकि नीनो ने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि अम्मी सऊदीया जा रही हैं। वहीं जो है वो बाबर भाई ने मना कर दिया था, आई थिंक बाबर ने ही शायद या दिलबर ने, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मैंने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्मी सऊदीया नहीं जाएगी। और वाकई उनकी अम्मी को सऊदीया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेड तो है नहीं। और हाँ, अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, अब उनके बच्चे उनको संभाल सकते हैं। नीनो भी संभाल रही है और बेटे भी संभालेंगे। जहाँ उनको कमी पड़ेगी नीनो को, वो अपने अम्मी को नहीं संभाल सकेंगी, वहाँ उनके भाइयों का काम है कि वो उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। इन लोगों को बस इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे से सही से अपनी लाइफ को गुजारना शुरू करें, एक दूसरे के रफड़ों में और फैमिली कंट्रोवर्सीज़ में ना पड़ें, और अगर पढ़ते भी हैं तो वाइटी के ऊपर ना लेकर आएँ। हाँ, तो इनकी अम्मी के लिए मैं बात कर रही थी कि इनकी अम्मी क्यों नहीं जा रही जी सऊदीया। सबसे बड़ी बात ये, देखो रिलेटिव्स एक दूसरे के पास जाते हैं, ख़ास तौर पर बहनें जाती हैं एक दूसरे के पास, वो एज अ मेड नहीं होती, वो एक दूसरे के बुरे टाइम में काम आने के लिए, जैसे इंसान एक दूसरे की सपोर्ट करता है, इस तरह होती हैं। लेकिन जो ये हैं लैला बाजी ने अपना भरोसा तोड़ दिया है। लैला बाजी के ऊपर अब किसी को ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। और लैला के बलमा पे भी अब लोगों को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि लैला जो है वो सगी बहन को तोहमत लगाए बगैर उसने नहीं भेजा, तो ये तो है ही सौतेली बहन, वो कहाँ इसको माफ़ करेगी। और उसका जो बलमा है वो तो यूज़ टू है इन चीज़ों का, वो तो ज़रा भी झींपता नहीं है, शर्माता नहीं है, वो तो हरम में खड़ी हुई औरतों की तजलील करने से नहीं रहता। यानी कि इन लोगों ने पब्लिकली, वैसे इनकी असलियत इनकी फैमिली को पहले से पता थी, ख़ानदान वालों को पता थी, लेकिन पब्लिकली इन्होंने आकर जो है ना अपनी औकात वो दिखा दी है। अब बाबर और दिलबर वाकई ये सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं ऐसी किसी चीज़ का सामना इन फ्यूचर इनको ना करना पड़े कि इनकी अम्मी के ऊपर आकर बलमा बैठकर ऐसी बातें ना करे और लैला जो है वो ऐसे प्रूफ्स गली गली ना घुमाती फिरे। खैर जैसा किया है लैला ने वैसा वो भुगतेगी। वो अपना इतना ही भरोसा कमा सकी है, बना सकी है, और इतनी ही इज़्ज़त उसने कमा ली अपने इस सारे कारनामों से। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी बात अब मैं यहाँ करूँगी मरियम फ़हद के लिए। मरियम फ़हद जो थी, जितने क्राइसिस में थी, जितनी परेशानियों में थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेफ़ली अपनी कंट्री वापस आ गई, सेफ़ हाथों में वापस आ गई। और जैसे मरियम फ़हद ने आप सबसे कहा था कि जो रियलिटीज़, जो फैक्ट्स, जो एविडेंस उनके पास हैं वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे, इसी तरह उन्होंने किया भी है। और जो उन्होंने पहले प्रूफ्स रखे थे उसके अंदर मुखालिफ सिमत से जिनके ऊपर जिनके बारे में थे वो एविडेंस, वो मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स और वॉइसेस, उन्होंने डिनाई किया था कि ये पुरानी चीज़ें हैं। अब जो मरियम फ़हद ने एविडेंस रखे हैं उनमें वाकई वाज़ह तौर पर वो डेट्स दिख रही हैं। 9 अक्टूबर की डेट है जिसके ऊपर ये कहा गया है कि आप किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस किस्म की कोई बात की गई है कि जनाब काम स्टार्ट हो गया इनके ख़िलाफ़, ये वो ऐसी चीज़, मतलब एक धमकी वाली चीज़। 9 अक्टूबर को इस टाइप का धमकी आमेज़ जिसे कहते हैं कि ऐसा मैसेज गया है मरियम फ़हद को, किन की तरफ से वो आप जानते हैं, जिनके ऊपर तमाम लोग शक भी कर रहे हैं और जिनके वो भी एसेस भी मरियम ने यूज़ किए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं। 9 अक्टूबर को उनका मैसेज आया है और 10 अक्टूबर को मजबूरन जो है इनके हस्बैंड को वहाँ पर रिज़ाइन देना पड़ा। वो इस मैसेज की वजह से नहीं देना पड़ा, ये है कि उन्हें इतने अरसे से प्रेशराइज़ किया जा रहा था, जब से उन्होंने पहले मैसेजेस आपको मरियम ने दिखाए जहाँ वो कह रही थी कि आपके कंपनी के जो स्पॉन्सर हैं उनसे बात की जाएगी और आपकी कंपनी के जो शेयर, जिसमें आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, उसके जो शेयर होल्डर हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और वो बड़े गुस्से हैं आपकी बातों के ऊपर। उस वक्त से लेकर फिर मरियम फ़हद जो है वो काफ़ी कुछ सहती रही हैं। उनके हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस में काफ़ी डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे, उनको प्रेशराइज़ किया जाता रहा और वहाँ पर उन्हें इतना प्रेशराइज़ किया गया कि उन्हें मजबूर किया गया कि आप ख़ुद से रिज़ाइन दें। ऐसे हालात बनाए गए और 9 अक्टूबर को ये लास्ट मैसेज करती हैं धमकी वाला मरियम फ़हद को और 10 अक्टूबर को जो है वो रिज़ाइन दे देते हैं फ़हद भाई, क्योंकि उन्हें इतना प्रेशराइज़ पिछले पूरे तकरीबन 1.5 महीने से उनको प्रेशराइज़ किया गया। पहले मैसेज से लेकर लास्ट मैसेज के बीच तक इतना उन्हें प्रेशराइज़ किया गया। मतलब जो पहला मैसेज किया गया था
उसी वक्त काम शुरू कर दिया गया था मरीम के ख़िलाफ़, फ़हद भाई के ख़िलाफ़, और प्रेशराइज़ किया जा रहा था, मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट की जा रही थी। अब यहाँ पर आकर कहना कि ये मैंने नहीं किया या ये पुरानी चीज़ें थी, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। कुरान भी उठा लिया गया, लेकिन इन तमाम एविडेंस से जो चीज़ साबित होती है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। उससे यही साबित होता है कि यहाँ बाकायदा डायरेक्टली कंपनी का नाम लिया गया ना। वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, लेकिन यहाँ डायरेक्टली उनके हस्बैंड की जॉब को बीच में लाया गया और उनके जो हैं स्पॉन्सर्स को बीच में लाया गया, उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बीच में लाया गया और ये तक बता दिया गया मरीम को कि वो आपकी बात की वजह से गुस्सा हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ सिचुएशन उनके ऑफिस में ख़राब होना शुरू हो गई। तो बंदे को पता चल जाता है, मरीम को पता चल गया कि जो मैसेजेस इनके जॉब से रिलेटेड मुझे किए गए और वही सारी सिचुएशन ऑफिस में पैदा कर दी गई। और ठीक एक दिन पहले 9 अक्टूबर को, यानी 10 को इनके हस्बैंड ने रिज़ाइन दिया है, 9 को ये बता दिया गया कि जो है अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, सबके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, सही है। और इसको डिनाई किया जा रहा है, मर्ज़ी उनकी अपनी करें नहीं करें। मरीम फ़हद ने अपनी सारी जितने एविडेंस थे या शायद कुछ और भी हों, ज़रूरत पड़ी तो वो भी रख लेंगी वो, तो उन्होंने अपने आप को क्लियर किया है, लोगों को बताया है कि उनका जो शक था ना, उन्होंने वो क्यों था, किस बेस की वजह से उन्हें शक था, रीज़न्स क्या थे। अगली की अपनी पूरी चैट उसने दिखा दी कि जब तक वो टेंशन में रही, उसे डराया धमकाया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था, तो उसने वो तमाम टाइम की चैट भी दिखा दी और जिस चीज़ की धमकी दी गई थी वही काम किया गया। सबको पता है कि मरीम फ़हद के हस्बैंड की जॉब छीनी गई। तो ये सब कुछ जो है जो उनके पास था उन्होंने बता दिया। अब कोई इसको माने नहीं माने, इनकार करे इकरार करे, कुरान पर आकर गवाही दे, इस सब से हमें या मरीम को किसी को कोई कंसर्न नहीं है। जो चीज़ थी हम लोगों के पास, जो हमें लग रहा था कि किस वजह से हुआ, कौन कर सकता है, यानी जो शक है ना, जिसके ऊपर शक जाता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से जाता है। ऐसे हवा में कोई तीर नहीं चलाता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से मरीम को शक पड़ा कि ये यही कर रही है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा मरीम को धमकी आमेज़ मैसेजेस किए थे और उनकी जॉब से रिलेटेड ही किए थे और फिर वही किया जो उन मैसेजेस में इन्होंने कहा था। तो बाकी सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं कि आगे क्या होता है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है सबको अक्ल दे, शऊर दे, फ़हम दे, समझ दे, सब्र दे, इतराक दे कि वो अपने ओहदे का गलत फ़ायदा ना उठाएं, किसी के सुकून, किसी की खुशी को ना छीनें मामूली लफ्ज़िशों के ऊपर, मामूली बातों के ऊपर, जहां मरीम फ़हद ने अपने मुंह से उन्हें कभी भी कुछ गलत नहीं कहा था। हाँ, पैनल के ऊपर दुनिया होती है, हज़ारों लोग जो है नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, 10-12 लोग पैनल पे भी होते हैं। और जब आप लोग आकर पब्लिकली कोई बात करते हैं तो कोई चीज़ें फेस करने का भी फिर हौसला रखना चाहिए। ये तो वाज़ेह तौर पे मैं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे लिए गंदी बातें बोली जाती थी, हमें तवाइफ़ें और क्या क्या बोला जाता था, तो एक दिन जो है ये लैला का बलमा आया था मरीम की लाइव में और वहाँ मैंने उनसे कहा था कि आपकी जो सपोर्टर्स हैं वो सितारा के सपोर्टर्स को तवाइफ़ें कहते हैं। तो वहाँ उस बलमे ने कहा था कि जब आप लोग वाईटी पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। तो वही चीज़ थी, इनको भी सोचना चाहिए था कि जब ये वाईटी पर आई हैं और 4 लोग अगर इनकी बात से डिसएग्री करेंगे या इनके साथ आर्ग्यू करेंगे तो ये इतना पर्सनल अटैक करेंगी, इतना पर्सनली इन चीज़ों को लेंगी। उस दिन मेरी लाइव के अंदर भी लोगों ने कुछ बात की, वो इनसे रिलेटेड नहीं थी, वो किसी कंट्री से रिलेटेड थी, कंट्री का नाम नहीं था, किसी जर्नलिस्ट से रिलेटेड थी, जर्नलिस्ट का नाम नहीं था, तो भी इन्होंने मुझे कहा कि इस सब कुछ की ज़िम्मेदार आप होंगी क्योंकि आपके पैनल के ऊपर बात की गई है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये उन चीज़ों का जिनमें कोई प्रूफ नहीं होता या जिनमें कोई डायरेक्ट इनके ऊपर बात नहीं होती या जिनमें जो है वो मैं कहूँगी कि पैनल होल्डर जो होता है, चैनल होल्डर जो होता है, वो इनके ऊपर इनका नाम लेकर कोई बात नहीं कर रहा होता या वो खुद से बात नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर इनकी नज़र होती है। लेकिन जिन पैनल्स को ये यूज़ करती हैं उन पैनल्स के ऊपर जो औरतों की तौहीन होती है, किरदार कशी होती है, जनाज़ों की बेहुरमती होती है, वहाँ पता नहीं ये क्यों खामोश हो जाती हैं और इनका जर्नलिज़म कहाँ चला जाता है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्यों इनके पास क्राइटेरिया अलग अलग क्यों है। ये तो चीज़ समझ से बिल्कुल बाहर है दोस्तों, ये सवालिया निशान है। और आपको पता है कि बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि आप वन साइडेड क्यों हैं, आपको गलती क्यों नज़र नहीं आती। हाँ, आपको ये लगता है कि बस आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी शान में गुस्ताखी ना की जाए तो आप क्यों आकर जो है वो ऐसे लोगों में बैठती हैं जो कि
आपके शायद कैलिबर के नहीं हैं, आलू सालन वाली औरतें हैं, हम घरेलू औरतें हैं। आप ना आती, आप ना बैठती मरीम के पैनल के ऊपर, जो आपने इतना पर्सनली उसको लिया और किसी और की वो चीज़ और आपने मरीम के ऊपर इतना बड़ा खुन्नस निकाला। खैर सबूत की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर तो आप पर ही बात जाती है, आप पर ही शक जाता है, या फिर उन लोगों पर जाता है जिनके साथ आपने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि आपके और मरीम के बीच में कुछ जो है वो क्लैशेस हैं, तो इसका किसी ने फ़ायदा उठाया होगा। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। हम इतने पोलाइट वे में बात करते हैं, पॉइंट्स के साथ बात करते हैं, किसी की जो है किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उसके बावजूद जो है ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन खैर अच्छा हो या बुरा हो, सब अल्लाह की तरफ से होता है, किसी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये आजमाइशें हैं, वक्ती आजमाइशें हैं। इंशाल्लाह मरीम और फ़हद भाई इससे जल्द अज जल्द निकल आएंगे। बाकी ये चीज़ है कि उनकी मदर इन लॉ की ज़िंदगी जो है उसको दाव पे लगाया गया, उसके लिए बहुत अफसोस है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हैं, अल्लाह उनको सेहत और शिफा दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाँ, मरीम फ़हद के जो है वो दूसरा चैनल मरीम फ़हद रिव्यूज़ के नाम से जो है उस पर अब फ़हद भाई काम करेंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको बहुत बहुत सपोर्ट कीजिएगा। वो हमारे भाई हैं और उन्होंने इस केस के अंदर उन्होंने भी इनडायरेक्टली जो चीज़ फ़ेस की है वो बहुत बड़ी चीज़ फ़ेस की, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं था और डायरेक्ट बल्कि मैं कहूँगी वार उनके ऊपर हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत लेंदी हो गया ये रिएक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।